हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब इसमें दूसरे लेक्चर में इसके। तो इसमें हम बाकी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। पहले वाले लेक्चर में इससे पहले जो लेक्चर दिया था उसमें मैंने आधी की बताई थी, आधे पेपर की बताई थी। अब बाकी के इस लेक्चर में मैं ये क्वेश्चन नंबर 31 ऑनवर्ड्स इन्हें आधे पेपर की बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ एन आइंस्टाइन ऑफ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। ये आपको बताना है कि इसमें से क्या मैच होता है। देखो, एक आइंस्टाइन का मतलब रहता है, मैं बोलूँगा आइंस्टाइन, वो बराबर रहता है 1 मोल ऑफ यानी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ फोटॉन्स, NaH नहीं बोलते हैं इसको। या मैं बताऊँगा ये बराबर रहेगा NaHc अपॉन लैम्बडा, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, इसने दिया है वेवलेंथ, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ में कन्वर्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है C अपॉन लैम्बडा, राइट। Na क्या है? Na बराबर रहता है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू करो आप H किसके बराबर रहता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। उसके बाद में क्या आता है इसमें C कितना आता है इसमें? यह आएगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। उसके बाद में हम लिखेंगे डिवाइड बाय लैम्बडा इसने दिया है, कितना दिया है? ये दिया है इसने 253.7, मैं लिखूंगा 253.7, लेकिन नैनोमीटर, यहाँ पे हमने लाइट लिखी मीटर में, इसलिए इसको भी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मैं लिखूंगा 253.7 इन 10⁻⁻9 मीटर, यानी नैनोमीटर, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो मैंने इसको एक्चुअली सॉल्व किया पहले, उसके बाद में बताता हूँ मैं आपको। तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। ये किलो जूल्स में आपको निकालना है, यानी लास्ट में जो आंसर आएगा उसको किलो में कन्वर्ट करना है, यानी 3 0 कम करने हैं, ठीक है। 10 पावर में जो 3 0 आएंगे ना, वो कम करके लिखना है, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है द सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन। वो हमें ये आता है, देखो 180 से लेके 780 तक का जो रीजन है, इसको बोलते हैं हम अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन। समझ में आया? हम एक्चुअली लिखते हैं कि 180 से 350 तक अल्ट्रावायलेट, उसके बाद में विजिबल 780 तक, राइट। तो 180 से बिलो जो आता है, यानी 190 एक्चुअली उससे बिलो जो आता है, उसको कहते हैं वैक्यूम अल्ट्रावायलेट। तो इसका मतलब अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन यहाँ से शुरू होता है, ठीक। अगर सिर्फ विजिबल होता तो 350 से लेके 780 तक हम ले लेते, राइट। चलो, ये इसका आंसर है, यानी डी आंसर। इसका आंसर क्या है? बी, 31 का 32 का डी। अब 33 पे आते हैं। अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल लाइट हैज जस्ट एनफ एनर्जी, उसके पास में इतनी एनर्जी रहता है कि ये क्या कर सकता है? एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो, याद रखना, अल्ट्रा वायलेट विजिबल रीजन में एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है, ठीक है। और साथ साथ में बाकी ट्रांजिशंस भी होते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी इसमें रहती है कि ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ठीक। जब भी आप अल्ट्रावायलेट विजिबल रेडिएशंस का नाम सुनेंगे तो समझ लेना कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस हो रहे हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, पढ़ा है लेक्चर्स में। उसके बाद में पूछ रहा है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 34 में पूछ रहा है कि फॉर ए स्टोन लैम्बडा मैक्स 195 नैनोमीटर, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू 195 का जो एब्जॉर्प्शन है, ये मशहूर है स्टोन के लिए, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए होता है। समझ में आया ना? जबकि इससे बिलो अगर हम जाएंगे, यानी वैक्यूम अल्ट्रावायलेट में सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होते हैं, और ये वाला जो है ये पाई टू पाई स्टार के लिए फिक्स है, राइट, स्टोन में। इतना याद रख लेना। उसके बाद में द रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्बेंस A, कंसंट्रेशन C, लेंथ ऑफ लाइट path and molar
E इज नोन एज, यानी जिसको हम A इज इक्वल ECL कहते हैं ना, ये एक्चुअली बियर लैम्बर्ट का कंबाइंड लॉ है, तो मैं इसको बोलूँगा बियर लैम्बर्ट लॉ। तो अगर आपको याद होगा एक लेक्चर है मेरा, उसका नाम है बियर लैम्बर्ट लॉ इन नटशेल, उसमें मैंने ये आपको बताया ऑलरेडी, ठीक है। उसका टाइटल ये बियर लैम्बर्ट लॉ इन नटशेल। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि A बराबर रहता है, यानी एब्जॉर्बेंस बराबर रहता है एप्सिलॉन CL के, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, द रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट हैज relevant energy to cause vibrational transitions। वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस IR में होते हैं, ये आप सबको मालूम है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन UV में और IR में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस, माइक्रोवेव्स में रोटेशनल ट्रांजिशंस, इस तरह से रेडियो वेव्स में NMR वगैरह वो होता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे, इसमें ये पूछा गया है कि दी मोलर एब्जॉर्बिविटी E इज ए कांस्टेंट, ये पता है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपाउंड एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, इट इज एब्जॉर्बेंस शोन बाय। देखो अगर हम इसे डिफाइन कर रहे हैं, हमें मालूम है कि A इज इक्वल टू E यानी एप्सिलॉन C इंटू L, ये है ना। अगर हम इसको 1 रखेंगे, इसको भी 1 रखेंगे, यानी यूनिटी, इसको 1 सेंटीमीटर, इसको 1 मोल रखेंगे, तब जाके बनेगा ये A इज इक्वल टू E एप्सिलॉन। यानी अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो हम ये कहेंगे कि ये एब्जॉर्बेंस है एट यूनिट कंसंट्रेशन एंड यूनिट पाथ लेंथ, वही यहाँ पे पूछ रहा है। तो मैं बोलूँगा ये है एब्जॉर्बेंस ऑब्जर्व्ड फॉर 1 मोल कंसंट्रेशन इन ए सैंपल सेल ऑफ 1 सेंटीमीटर पाथ लेंथ, है ना। ये इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम आते हैं इधर क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 यहाँ पे ये पूछ रहा है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जो ऑरेंज पिगमेंट है कैरेट्स में, और लाइकोपीन द रेड पिगमेंट इन टोमेटोज, देयर कलर, उनमें जो कलर रहता है वो किसकी वजह से होता है। याद रखना उनमें जो कलर है ना वो ऐसे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स की वजह से होता है। इसमें कंजुगेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इसमें बहुत सारे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स रहते हैं, इसकी वजह से वो इजीली विजिबल लाइट में एब्जॉर्बेंस दिखाते हैं। क्लियर। तो यही पूछा है यहाँ पे, ये बोल रहा है सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन नहीं, प्रेजेंस ऑफ मैनी फंक्शनल ग्रुप्स नहीं, एक्सटेंसिव कंजुगेशन, ये है इसका सही आंसर। एक्सटेंसिव कंजुगेशन की वजह से ही इसमें ये कलर रहता है। उसके बाद में पूछ रहा है कि इन KMnO4 एंड K2Cr2O7 द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर इंटेंस कलर इज DD ट्रांजिशन, ये नहीं होता। फिर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, इंट्रा लिगेंड ट्रांजिशन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देखो आप कैसे पहचानेंगे कि मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर हो रहा है कि लिगेंड टू मेटल। अगर मेटल मतलब खाली है और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे 5, 6, 7, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वहाँ पे लिगेंड ही उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। अब अगर मेटल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उसके पास में खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, मेटल ही लिगेंड को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रोमियम भी, ये भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है। इसमें इसके साथ 4 ऑक्सीजन, इसके साथ में 7, यानी 3.5 ऑक्सीजन तकरीबन एक क्रोमियम को मिलते हैं। तो यानी इसका मतलब यह है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज ट्रांसफर होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो मैं बोलूँगा इसका ऑप्शन आएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट
करेक्ट फॉर बियर लैम्बर्ट लॉ। बियर लैम्बर्ट लॉ के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला बोल रहा है द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, नहीं, हायर कंसंट्रेशन पे अप्लाई नहीं होता। द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सोल्यूशन ऑफ ऑल द कंसंट्रेशंस, ऐसा भी नहीं है। द लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशंस ओनली, ये वाला सही है। तो सी ऑप्शन है इसका, ये डाइल्यूट सोल्यूशंस के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में पूछ रहा है कि ए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब PMT इज यूज्ड एज कॉमन डिटेक्टर फॉर। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब जो है ये अल्ट्रा वायलेट विजिबल के लिए यूज होता है, इसके लिए समझ में आया। उसके बाद में ये पूछ रहा है अमंग द टू मॉलिक्यूल्स गिवन बिलो, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स दिए हैं इसने, एक मॉलिक्यूल दिया है एसीटोन, दूसरा दिया है मिथाइल विनाइल कीटोन। इन दोनों को गौर से देखो, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, इसमें दो डबल बॉन्ड है, वो भी कंजुगेशन में। जब भी कंजुगेशन में डबल बॉन्ड होते हैं ना तो उसमें इजीली ट्रांजिशन होता है और उसका लैम्डा मैक्स ज़्यादा होता है, हायर वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स होता है। तो इसका मतलब इसके मुकाबले में इसमें लैम्डा मैक्स ज़्यादा होगा, यानी लैम्डा मैक्स का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो ये पूछ रहा है हायर वैल्यू किसका है, तो आप क्या बोलेंगे मिथाइल विनाइल कीटोन, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ये सही आंसर है इसका, राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि द स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन एंड शार्प बैंड अराउंड दिस 1650 से लेके 1780 पर सेंटीमीटर, सॉरी इसने लिखा है यहाँ पे पर सेंटीमीटर इन IR स्पेक्ट्रम इज यूजुअली ड्यू टू, ये हमें मालूम है। इस रेंज में कौन सा ग्रुप एब्जॉर्प्शन दिखाता है? कार्बोनिल ग्रुप, राइट। तो CO स्ट्रेचिंग होती है, इसमें क्या होती है? CO स्ट्रेचिंग, ये याद रखना, ये तो आम सी बात है, जनरल नॉलेज बोलूंगा मैं इसको। उसके बाद में द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन इज अनदर नेम फॉर, ये हमेशा याद रखना, ये है स्टॉक आइंस्टाइन्स लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, इसका दूसरा नाम है क्वांटम एक्टिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम एक्टिवेशन, राइट। ये भी आपने पढ़ा होगा, क्लियर। या क्वांटम इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको, फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, राइट। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर्स इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ वाइड रेंज वेवलेंथ्स इमर्जिंग फ्रॉम अ पॉलीक्रोमेटर। इनमें तो कोई भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। अगर यहाँ पे मल्टीपल एरे होता ना फोटो डायोड तो वो कर सकता था, लेकिन यहाँ पे सिंगल बोल रहा है तो ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब मैं बोलूँगा इसमें नन ऑफ दी अबो। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा है इसमें? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजेज विद वेवलेंथ। देखो एनर्जी जो है ना इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, इतना याद रखना एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन वेवलेंथ, ऐसा नहीं है बिकॉज दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग वेवलेंथ, जितना वेवलेंथ कम होगा उतनी एनर्जी ज्यादा, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही है ना। इसके बाद में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 47 लेजर्स या लेजर इज एन एक्रोनियम, यानी लेजर स्टैंड्स फॉर, अगर आप लिखेंगे तो ये भी चलेगा। लेजर का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो सी ऑप्शन सही है, राइट। या आपको गूगल में भी मिल सकता है, लेजर जब आप टाइप करेंगे तो उसका ये नाम आ जाता है। उसके बाद में 48 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट। ये बोल रहा है कि IR रेडिएशन ट्रेवल्स फास्टर देन विजिबल लाइट। एक बात मैं आपको बताऊं कि जब रेडिएशंस की बात आती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, उनकी जो स्पीड रहती है, स्पीड को हम कांस्टेंट लेते हैं हमेशा। स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं ना कि वो कांस्टेंट है, तो इनको कांस्टेंट लेते हैं। इनमें चेंज क्या होता है, या तो वेवलेंथ चेंज होती है या तो फिर
फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मैं बोलूँगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू वेवलेंथ। ये जो सी है ये कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट। तो वो बराबर रहती है। तो ऑल दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ट्रेवल एट द सेम स्पीड, यानी इनकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। तो समझ में आना ये, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन यानी आंसर सी है। उसके बाद में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैज लोवेस्ट एनर्जी। ये आपने पढ़ा भी होगा। सबसे ज़्यादा एनर्जी रहती है कॉस्मिक रेज, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडिएशन, उसके बाद में आईआर, उसके बाद में माइक्रोवेव, उसके बाद में रेडियो वेव्स, उसके बाद में टी वेव्स। तो सबसे कम एनर्जी अगर मैं बोलूँगा तो फिर रेडियो वेव्स क्या आएगी इसमें से, इन चार में से, राइट। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद में और एक इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज, हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी इज स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर, यही है ना, या स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये है, यही है ना, शाबाश। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 51 ये पूछ रहा है, ए चार्ट in which electromagnetic waves are arranged in increasing or decreasing order of wavelength or frequency, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मतलब ये रहता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी, ये है ना, शाबाश। अब क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे गौर से देखिए, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज, देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज स्काई टू अपीयर ब्लू, ये सही है। द रेडनेस एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये भी सही है। बोथ एंड बी है। यहाँ पे जो सनसेट और सनराइज में है ना, उसमें रैलिग स्कैटरिंग बोलते हैं उसको, वो होती है रैलिग स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग की वजह से इसमें आसमान में ये कलर आते हैं, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद में ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 53, विच स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी दिस। चलो ये हम लगाते हैं NMR को, ठीक है, 20/cm NMR को देते हैं ये, क्योंकि NMR ही इतनी कमज़ोर रेडिएशन हो सकती है, उसमें रेडियो वेव्स लगते हैं एक्चुअली, तो इतने कम वेव नंबर का वो रह सकता है, ठीक। उसके बाद में पूछ रहा है द बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन। बॉर्न ओपनहीमर अप्रोक्सीमेशन में क्या कहते हैं हम, उसमें कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में वाइब्रेशनल, उसके बाद में रोटेशनल, उसके बाद में ट्रांसलेशनल। तो अब आपको वो उस हिसाब से देखना है, सबसे ज़्यादा क्या आएगा इलेक्ट्रॉनिक, उसके बाद वाइब्रेशनल, फिर रोटेशनल, फिर ट्रांसलेशन। तो इसका मतलब डी इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 इसको हम देखते हैं। चलो मैं इसको खोल देता हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे ये देखो, ये वाला क्वेश्चन, a diagrammatic representation of various processes associated with absorption of light energy by molecules, उसको क्या कहते हैं, ग्रॉथ-स्ट्रैपर डायग्राम। ऐसा कोई डायग्राम नहीं है, जेबलॉन्स्की डायग्राम है, बियर लैम्बर्ट पिक्चर नहीं है, तो मैं बोलूँगा जेबलॉन्स्की डायग्राम, क्योंकि हम दिखाते हैं वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, उसके बाद में उसके साथ क्या क्या होता है, फॉस्फोरेसेंस, फ्लोरेसेंस, वो सब दिखाते हैं ना। तो जेबलॉन्स्की डायग्राम में से ये क्वेश्चन है, तो जेबलॉन्स्की डायग्राम ही इसका आंसर है। उसके बाद में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 56, ट्रांजिशन ऑफ ए मॉलिक्यूल बिटवीन स्टेट्स ऑफ डिफरेंट स्पिन मल्टीप्लिकेशंस, यानी एक स्पिन से दूसरे स्पिन में ट्रांजिशन होना, उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, जिसमें आपको सिंगलेट से ट्रिपलेट में जाना होता है, या
ट्रिपलेट से वापस सिंगलेट में आना होता है, उसको हम कहते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये याद रखना। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ये है, ये भी जेवलॉन्स्की डायग्राम का ही क्वेश्चन है। उसके बाद में इंटरनल कन्वर्जन एंड इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और एन एग्जाम्पल ऑफ। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग और इंटरनल कन्वर्जन, इन दोनों प्रोसेस में कोई भी रेडिएशन इमिट नहीं होती है, तो दीज आर नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशंस। ये मैंने जेवलॉन्स्की डायग्राम में पढ़ाया भी, बताया भी है, और जो भी कोई पढ़ाता है वो ये चीज़ें ज़रूर बोलता है, और बुक्स में भी ये सब चीज़ें लिखी रहती है इस तरह से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 58। अब 3 ही क्वेश्चन रह गए। 58 में पूछ रहा था प्रोसेस ऑफ स्लो इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए सैंपल इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ इंसिडेंट लाइट। देखो, हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि अगर लाइट हटाने के बाद में भी कोई सब्सटेंस लाइट इमिट करते रहता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फॉस्फोरेसेंस। क्या कहते हैं? फॉस्फोरेसेंस। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही आंसर है। उसके बाद में 59, ये भी जेवलॉन्स्की डायग्राम का क्वेश्चन है। अब 59, द वेव नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ नहीं, इक्वल टू इट्स वेवलेंथ नहीं, नॉट रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ नहीं, इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स वेवलेंथ। मैं बताता हूँ। देखो, वेव नंबर का मतलब रहता है, वेव नंबर को हम दिखाते हैं ऐसे, इट इज इक्वल टू 1/λ। तो मैं बोलूँगा ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है ये दोनों, राइट। इनमें रिलेशन है लेकिन इनवर्स रिलेशन, यानी जब वेव लेंथ ज़्यादा तो वेव नंबर कम होता है, वेव नंबर ज़्यादा तो वेव लेंथ कम होता है। उसके बाद में CPS यानी साइकिल्स पर सेकंड, इसको हम कहते हैं हर्ट्ज। CPS साइकिल्स पर सेकंड को हम और एक नाम कहते हैं CPS या हर्ट्ज। तो हर्ट्ज का मतलब रहता है फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का यूनिट है ये। सो CPS इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आई होप ये दोनों जो मैंने आपको लेक्चर्स दिए या वीडियोस बना के दिए, इसमें पूरी की है, पूरी पेपर की है। तो आई होप आपने ये एंजॉय किया होगा। अब आप जो ABCD सीरीज़ के हिसाब से आप अपना अपना देखो कि किसको क्या आंसर मिलता है, अपने पेपर्स मैच करो। तो बाकी आज इतना ही। अब आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स तक के, और अच्छे से मेहनत करो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए बाय।